नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। देखें जो पाकिस्तान में किस्सा हुआ 9 मई को, 9 मई को जब इमरान खान अरेस्ट हुए और उसके बाद जो वहाँ दंगे हुए और 9 मई को आपको मालूम है कि एक से ज़्यादा जगहों पर, जगह-जगह पर जो पाकिस्तानी आर्मी के जो इंस्टॉलेशंस थे उन पर हमले किए गए, तोड़-फोड़ की गई। जिन्ना हाउस या जिसको कोर कमांडर हाउस कहा जाता है लाहौर में, उस पर भी हमला हुआ। इस्लामाबाद में कैंटीन, आईएसआई का ऑफिस, सब फैसलाबाद में भी हमला। और फिर आपको याद हो इनका जो एक एयरफोर्स का जो सेंटर था वहाँ भी दीवारें गिराई गई और हमले की पूरी तैयारी थी। तो दोस्तों उस सारे हमले के बाद में आपको याद होगा फौज ने पूरा ऑपरेशन किया, जियो फेंसिंग की। जियो फेंसिंग यानी मोबाइल फोन्स की जो ट्रैक करके उन्होंने कि भाई वहाँ उस इलाके में उस जगह पर कितने लोग मौजूद थे उन जगहों पर, और उन तमाम लोगों को जो है फिर अरेस्ट किया गया ये देखने के बाद कि कौन-कौन वहाँ शामिल थे। और उस सारे घटनाक्रम के बाद में उनको तैयारी की गई कोर्ट में ले जाने की, वो भी मिलिट्री कोर्ट में। कहा यह गया कि जो लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले में शामिल थे, उन सबका जो ट्रायल है, वो मिलिट्री की कोर्ट में किया जाएगा। दैट मीन्स कोई मेजर, कोई ब्रिगेडियर वहाँ बिठाया जाएगा जो उसको बेसिकली ट्रायल करेगा, और वो बेसिकली एक स्विफ्ट ट्रायल में सबको निपटा दिया जाएगा। इस किस्म में पीटीआई के इमरान खान की पार्टी के लगभग 102 लोग इस समय अंडर अरेस्ट हैं। अदर देन दैट मल्टीपल पीपल, जो प्रोमिनेंट लोग जो सपोर्ट में थे या वहाँ मौजूद थे, वो भी उसमें मौजूद थे। उनको सबको अरेस्ट किया गया। इनफैक्ट उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्रोमिनेंट पीटीआई के लोग थे। खदीजा शाह एक नाम ऐसा है जो ये उनकी फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इमरान खान की सपोर्ट करती थी, लेकिन रिश्ते में वो पाकिस्तान के एक भूतपूर्व जनरल की नवासी लगती हैं। तो आप ये अंदाजा कीजिए कि वो भी अंडर अरेस्ट हैं। और तमाम यहाँ तक कि तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, उनके ऑफिस तक से कोशिश की गई थी उनको छुड़ाने की, लेकिन फौज ने उनको छोड़ा नहीं। अभी बल्कि आपको मैं बताऊं, लगभग हफ्ता पहले की बात है, जब उनको बेल दी गई, जब उन खदीजा शाह को बेल दी गई और ये हो गया कि भाई इनको छोड़ा जा रहा है, तो भी सस्पिशन इस बात के थे कि क्या उनके साथ भी वही होगा जो परवेज इलाही के साथ होगा। तो जिन दोस्तों से बात हुई पाकिस्तान में, तो उन्होंने जो जो जानने वाले हलकों में जो लोग थे, उन्होंने सब ने दाएं बाएं आए बाएं शाएं इधर उधर के आंसर दिए। हाँ, नहीं हो सकता है, पता नहीं, ये इस तरह से। लेकिन और उनके इन जवाबों से ये बात जाहिर थी कि दरअसल ये तय नहीं है कि खदीजा शाह का फ्यूचर क्या है, और बहुत पॉसिबल था कि उनके साथ में वही होता जो परवेज इलाही के साथ आज तक हो रहा है। तो और दरअसल वही हुआ। परिवार ने अब तक जो है इस चीज़ नहीं खोली थी, लेकिन अब कल ये हुआ कि कल जो है कोर्ट में उनका परिवार चला गया ये बताने के लिए कि साहब उनको तो फिर से लपेट लिया गया। तो बेसिकली इससे एक इशारा मिलता है, वो ये कि 9 मई के चक्कर में जो कोई भी पकड़ा गया है, अनलेस कि वो कोई मतलब बिल्कुल ही गरीब गुरबा हो और कुछ किसी ने कुछ नहीं किया हो, जिसके बारे में मैंने बताया कि एक प्रोग्राम इस तरह का बन रहा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पाकिस्तान में कि ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए। कोई रेडी वाला है, कोई खोमचे वाला है जो पीटीआई के चक्कर में या इमरान खान के नाम के चक्कर में फंस गया और वहाँ कहीं मौजूद था या गलती में मौजूद था, तो उन उन किस्म के लोगों को छोड़ने की कोई बात चल रही है कि उनको चलो वन टाइम माफी दे दी जाए। लेकिन दोस्तों इस किस्म के लोग जो हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो आइडियोलॉजिकली उसमें शामिल थे, जो लोगों को प्रमोट कर रहे थे या प्रोवोक कर रहे थे उस तरफ जाने के लिए या इन हमलों के लिए, उनके छोड़े जाने की कोई उम्मीद नहीं है। और ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में ये हुआ कि इनके जो पीटीआई के कुछ लीडर्स जो हैं, इस सारे मामले को लेकर उन दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उमरता बंदयाल साहब, मशहूर ज़माना, तो आपको याद ही होगा। तो उनकी कोर्ट में वो सारा कुछ लेकर गए, बेंच बना और इसकी सुनवाई शुरू हुई कि वेदर सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है या नहीं। और मैं आपको बताऊं कि उमरता बंदयाल की जो कोर्ट थी वो इस फेवर में थी कि दरअसल इनका जो ट्रायल है वो नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का। तो नतीजन क्या हुआ कि ये केस चल रहा था। अब जब उमर अता बंदयाल चले गए इस पर कोई पूरा फैसला किए बगैर, 5 जजों का ये बेंच था,
जिसमें मैं आपको अगर नाम गिनाने शुरू करूँ तो आपका बड़ा इंटरेस्ट नाम का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको उससे पता लगेगा कि दरअसल वो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त भी 2 धड़ों में बँटा हुआ था। एक जो बंदयाल को सपोर्ट करता था और वो एक और जो उस समय पर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में या काजी फाइज़ के साथ में आइडियोलॉजिकली इस किस्म का वो 2 ग्रुप बने हुए थे। वो बेसिकली आज भी है, वो बँटवारा आज भी है। हालाँकि किसी हद तक उसमें दाएँ-बाएँ कुछ हुआ है हेर-फेर, लेकिन मौजूदगी है। तो मैं आपको नाम बताया था उन जजों के, तो आप ज़रा देखिए, ये जो 5 जजों का बेंच था, इसमें थे जस्टिस मुनीब अख्तर, याहिया अफरीदी, सैयद मज़ाहर अली अकबर नकवी, आयशा ए मलिक। अब आपको याद होगा नकवी साहब पर ऑलरेडी जुडिशियल काउंसिल में जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस गया हुआ है। आयशा मलिक का केस आपको मालूम होगा, ये जूनियर जज थी, इनको आयशा ये जो उमरता बंदियाल थे वो जूनियर जज से ऊपर उठा के लाए थे, तो इनका फ्यूचर वैसे ही खराब है। कुछ मालूम नहीं है कि कब वो एक केस पड़ा हुआ पुराना सुप्रीम कोर्ट में जिसमें अब तक किसी ने सुनवाई की ही नहीं है। क्या नाम था उनका भला सा, देखिए एक जज थे जिन्होंने केस डाला था इसको पोस्ट रिटायरमेंट, तो वो अभी भी पड़ा हुआ है। तो जिसमें कि ये कहा गया था कि सीनियरिटी के बेसिस पे ही अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। तो अगर वो केस उठाया जाता है, जिसकी उम्मीद है कि आगे पीछे उठाया जाएगा, अगर वो उठाया जाता है तो इनकी वैसे ही छुट्टी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। तो इस चक्कर में ये काजी फाइज़ गैंग में शामिल ही नहीं होती हैं। तो आयशा ए मलिक उसमें थी, नकवी साहब थे उसमें, मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये सारे लोग उसमें शामिल थे। तो याहिया अफरीदी के अलावा बाकी जो हैं वो सब के सब उसी गैंग के थे जिसको उमरता बंदियाल साहब लीड कर रहे थे। तो यानी कि फिर तो फैसला उन्हीं की तरफ जाना था, जो उनकी रीडिंग थी सिचुएशन की या जो वो प्रीच कर रहे थे। यानी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। ये सब क्यों किया जा रहा था उस वक़्त और उमरता बंदियाल ये सब क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि उन्हें पीटीआई को और इमरान खान को बचाना था। ये है वो गेम। ओके, तो इसकी हियरिंग अब तो चले गए बंदियाल साहब, लेकिन वो बेंच तो मौजूद था, केस की कल हियरिंग हुई और उस पर कल फैसला रिजर्व करके शाम को शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया। शॉर्ट ऑर्डर जो सुनाया गया, उसमें जनाब उन्होंने उड़ा दिया 2 सेक्शंस को आर्मी एक्ट का ही था ना ये खेल। आर्मी एक्ट में एक था सेक्शन 2 2 2 का 1 एंड देन सबसेक्शन बेसिकली सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 और उसका भी डी, ये सबसेक्शन का डी, और इसको इसको उड़ा दिया गया। और दूसरा था 59 का 4। अच्छा, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए उड़ा दिया गया। इस उड़ाए जाने को लेकर जस्टिस यहिया अफरीदी ने अपना एक स्ट्राइक डाउन किए जाने को उन्होंने नहीं माना, और उनका जो 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 उनका नोट है इस बारे में वो अलग से आएगा, इसके बारे में वो भी बाद में आएगा। तो मगर इसमें जो गेम है वो क्या है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो गेम ये है दोस्तों कि आज मैंने दोस्तों से बात की। मैंने कहा भाई, अगर क्योंकि इसको माना जा रहा है कि ये पीटीआई की बहुत बड़ी जीत होगी कि भाई 102 लोग जो पीटीआई के इस समय अंडर अरेस्ट हैं, उसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया खदीजा शाह, तो इस किस्म के जो तमाम लोग हैं उनको सबको छोड़ा जाएगा, ऐसा इस वर्डिक्ट से साफ हो रहा था। लेकिन आज मेरी पाकिस्तान में दोस्तों से बात हुई। मैंने उनसे जब बात की तो उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि खदीजा शाह या इस जैसे तमाम ये जो 102 लोग हैं, क्या कोई उम्मीद है कि पीटीआई को रियली इसमें कोई रिलीफ मिलेगा? इसमें दूसरा सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट का क्या इसमें बनेगा? गवर्नमेंट क्या रुख लेगी इस जजमेंट के ऊपर? और क्योंकि याद रहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इस समय लागू हो चुका है, दैट मीन्स जजमेंट के ऊपर जो कल आई है, इस पर अपील का हक सरकार को हासिल है। ये बात हुई। और दूसरी बात ये कि खुद इस पर मिलिट्री का क्या रिस्पॉन्स होगा, फौज का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या फौज इसको मानेगी? तो जो दोस्तों ने आज मुझे इस बारे में अपडेट किया वो ये है कि भाई इसको लेकर चाहे ये फैसला जो कल सुनाया गया है, अभी जाहिर है कि इसमें कोई तब तक कुछ नहीं होता जब तक से डिटेल फैसला नहीं आता। तो डिटेल फैसला जब आ जाएगा उसके बाद में गवर्नमेंट जो है अपील में चली जाएगी। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं होने जा रहा है, और इस शॉर्ट ऑर्डर के बाद में अभी तक एक आदमी को भी न छोड़ा गया है। और कल को अगर डिटेल्ड ऑर्डर अभी आ जाए तो आप ये मान लीजिए कि एक बंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ये फौज का फैसला है। ये फौज का फैसला है कि कोई भी जजमेंट आए, कैसी भी जजमेंट आए, ये बंदे मिलिट्री ट्रायल में ही जाएंगे। आपको कुछ याद है
जब काजी फाइज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी एससी जस्टिस, मैं आपसे एक बात कहा करता था बार-बार, और वो ये कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलने वाले जज होते हैं, ये किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं होते। तो इन्होंने बात कॉन्स्टिट्यूशन की करनी है। लेकिन मिलिट्री तो नहीं बात कर रही है, फौज जो है वो तो नहीं बात कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। वो तो ये कह रहे हैं हमारी जिद है, ये हमारे बंदे हैं, इन्होंने हमारे यहाँ गड़बड़ की है, इनको हम ठोकेंगे। तो मित्रों, अब वो हालत आ रही है। मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि कोई लड़ाई की हालत बन रही है जुडिशरी में और फौज में, लेकिन कोई ना कोई इसका हल निकाला जाएगा आने वाले दिनों में, ये आप देखेंगे। क्योंकि फौज इन लोगों को नहीं छोड़ेगी। ये फौज का फैसला है और ये ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है। चाहे वो कोर्ट कोई रास्ता निकाले, गवर्नमेंट कोई रास्ता निकाले या दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाले। मगर एक बात तय है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ये कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे जो इलेक्शन के लिए डेट दी गई थी कि भाई फला तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो इलेक्शन ना आज तक खैबर पख्तूनख्वा में हुए और ना पंजाब में हुए, कहीं कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फैसला दरअसल पाकिस्तान की फौज ने ये अपने इंटरनली ये कर लिया है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, बंदा कोई नहीं छूटेगा, हमने किसी को नहीं छोड़ना है। कौन रास्ता निकालेगा, कैसे निकालेगा, क्या वो तुकबंदियां आपस में लगाएंगे, वो एक अलग मुद्दा है, मगर छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक अपडेट था जो मुझे आपको देना था। अपडेट आज आपके पास कई आने वाले हैं भी आने वाले घंटों में, तो जरा तैयार रहिएगा। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी फौज का फैसला, अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली किसी एक आदमी को भी छोड़ने की अभी तक कोई तैयारी नहीं है। तो ये है मुझे आपको बताना कि जो जो ये फैसला है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। एक बंदा मिलिट्री कोर्ट से बाहर नहीं आएगा, इन सब के सबको मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल किया जाएगा। और बाय द वे, इस बीच में क्या हुआ कि कल जब ये फैसला सुनाने की बात हो रही थी, तो वहीं पर कुछ लोगों की जो ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट में है, उनकी एक अपील आई हुई थी, एक पिटीशन आई हुई थी बल्कि कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा मिलिट्री ट्रायल किया जाए, लेकिन इनको एक्सपेडाइट किया जाए, इनको स्पीडी कर दिया जाए, ताकि हमारा जो भी फैसला होना है वो हो जाए, हमें डिले ना कराया जाए और फौज के साथ हमारा फैसला करा दिया जाए। बोले हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि फौज हमारा फैसला करे। बाय द वे, डू यू नो समथिंग, अगर आप लॉ देखें और सजाएं देखें तो आप पाएंगे कि दरअसल एंटी टेररिस्ट कोर्ट में अगर इनको ट्राई किया जाए तो वहाँ इनकी सजाएं ज़्यादा है। यानी सिविलियन कोर्ट में जो टेररिज्म की वाली कोर्ट है, अगर एटीसी की जो कोर्ट है वहाँ पर इनको एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, वहाँ पे अगर इनको ट्राई किया जाए तो वहाँ से इनको ज़्यादा बड़ी सजाएं मिलेंगी बजाय मिलिट्री कोर्ट की। ये मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मगर ठीक है, तो वो उस कोर्ट उस पिटीशन को जो इन लोगों ने दी, जो ऑलरेडी मिलिट्री के पास है 102 लोग, उनमें से बहुत सारों की अपील थी कि भाई हमको स्पीडी ट्रायल दे दी जाए और मिलिट्री ट्रायल कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कोर्ट ने कल रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जो लोग ऑलरेडी कस्टडी में हैं उनकी इस किस्म की पिटीशन का कोई मायने नहीं बनता है, क्योंकि उनकी उनकी डिजायर को फ्री डिजायर या फ्री एक्सप्रेशन ऑफ विश नहीं माना जा सकता है। तो ये वो सीन है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि वो भी कल रिजेक्ट हुआ। और उसके बाद में मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे पता करना चाहिए कि पाकिस्तान में दरअसल ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई नहीं छूटने जा रहा है किसी भी केस में। किसी भी इन केस में जो 9 मई के से जुड़े हुए केस हैं, इनमें किसी को रियायत नहीं है। और कोई भी फैसला हो, उनका ट्रायल जो होगा उनका वो मिलिट्री ही करेगी, मिलिट्री कोर्ट्स में ही तो उनका ट्रायल होगा, ये तय हो चुका है। ये था अब का अपडेट। अगले अपडेट के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वो भी आ रहा है। और कई कई विषयों पर आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। तो आज दशहरा भी है, तो आप सभी को मुबारक हो दशहरा। और थोड़ी सी बात मुझे आपसे और करनी है, वो मैं आपसे अगले व्लॉग में कर लेता हूँ जल्दी से। और वो है, चलिए वैसे में आपको कंटिन्यू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो जो कल एक तमाशा हुआ, आपने देखा कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कल अफगानिस्तान ने हराया है। उस पर हम अलग से बात कर लेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग चीज उसमें नजर आई, और वो ये
कि पाकिस्तान के सॉरी अफ़गानिस्तान का जो मैन ऑफ द मैच बना इस जीत के बाद में लड़का, उसको उसने अपनी जो विक्ट्री स्पीच के बाद में जो स्पीच दी उसमें उसने बताया प्रेजेंटेशन में कि भाई मैं अपने इस अवार्ड को डेडिकेट करता हूं उन पाकिस्तान से निकाले जाने वाले अफगानों के लिए जो इस समय निकाले जा रहे हैं पाकिस्तान से, जिनको अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कल बड़ा हल्ला रहा, सो मच सो कि एज सीनियर जर्नलिस्ट एज सैयद तलत हुसैन, जो एसटीएच के नाम से एक अपना व्लॉग करते हैं, उन्होंने इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया और मंसूर अली खान जैसे लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि साहब पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। मुझे ये सब पल्ले ये नहीं पड़ा कि इनमें से सबके मुंह उस दिन क्यों सूज गए थे जिस दिन रिजवान ने गाजा के विक्टिम्स को डेडिकेट किया था अपनी सेंचुरी, तब किसी की आवाज क्यों नहीं निकली। लेकिन आज जब एक अफगान ने अपनी कंट्री के उन लोगों के लिए कोई आवाज उठाई जो इस समय पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं, सही गलत की बात डिबेट अलग है, मगर वो एक उसका पर्सनल ओपिनियन है। उस पर्सनल ओपिनियन को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते? नहीं साहब पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते आईसीसी के प्लेटफॉर्म से, तो फिर रिजवान ने क्या किया था भाई? तब आपको क्यों नहीं सूझा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो? गाजा पर जब वो बात कर रहे थे तब क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं थी? पाकिस्तानी हिपोक्रेसी जो है इनके जर्नलिस्ट की, तो वो यहाँ पर बड़ी साफ झलकती है। एक आदमी जिसने बड़ी खुलकर इस बारे में बात की और सही बात की, वो थे इनके स्पोर्ट्स के एक प्रेजेंटर हैं, कमेंटेटर हैं, वहीद खान। वहीद खान साहब जो है क्रिकेट बाज के नाम से एक व्लॉग करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल यही बात कही जो मैं आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही वहीद खान साहब ने कि भाई ये स्टेटमेंट उतनी ही गलत हो सकती है जितनी रिजवान की गलत थी। तो अगर रिजवान को नहीं आप रोक सकते थे, तो भला आज इसको क्रिटिसाइज करने का, जो अफगानिस्तानी प्लेयर है उसको क्रिटिसाइज करने का क्या तुक बनता है? तो ये जो हिपोक्रेसी है वो एक बार फिर से उभर कर आती है कि जहाँ क्या कहते हैं वो, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। जो अपने को सूट करता है वो सारा एक्सेप्ट कर लो, जो अपने को सूट नहीं करता है वो गलत, उसका क्रिटिसिज्म शुरू कर दो। और ये एक तरफ से नहीं हुआ है, ये बहुत सारी जगहों से हुआ है। जब जब रिलीजन को आप स्पोर्ट्स में रिलीजन लेकर कैसे आ जाते हैं? जब रिजवान बीच मैदान में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है तब क्या होता है? जब वो श्रीलंका के खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने के लिए कर रहा होता है, प्रीच कर रहा होता है, तब क्या होता है? आपको याद है वो पाकिस्तान में जब श्रीलंका की टीम खेल रही थी तो वो लंच के लिए आते वक्त रास्ते में उसको इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए प्रीच कर रहा था। वो क्या था भाई? तब क्यों नहीं पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को याद आई ये बातें? तो ये थी कुछ छोटी सी बातें जो अटपटी मुझे लगी, तो मैंने कहा आपसे शेयर किया जाए। अगला अपडेट बहुत जल्दी आएगा, तो वो भी आपको लेकर आता हूँ फटाफट, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और आप सभी को हैव अ लवली गुड इवनिंग, सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय फॉर नाउ, and don't forget to like, subscribe the channel, and share the video.